ठीक है सर। एकदम सही, परफेक्ट, बस। थोड़ा सा जी और नीचे लिखिएगा, बी का ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। अच्छा इसमें लिखते हैं। ओके, चालू करें। तो बच्चे डॉक्टर लोग, और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे कैसे किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और कुछ नेटवर्क इश्यूज आने की वजह से हम लोगों ने कल की क्लासेस को एकदम अब्रप्टली खत्म किया था। सो कैसे वो रिदम पाया जाए, वो रिदम पाने के लिए हमको एक बार पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से समझना पड़ेगा, और ये हम लोग बड़े जल्दी करने वाले हैं। और ये बड़े जल्दी कैसे होगा, हमने छोटे छोटे पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास लीनियर सांप का, इट वाज नोन एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपको सिखाया था कि देयर वाज अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोरोलस लीनियस, और कोरोलस लीनियस के दो किंगडम क्लासिफिकेशन में एक हम लोगों ने कल पढ़ा था प्लांट, और दूसरा पढ़ा था एनिमल। अच्छा, ये कल अब्रप्ट, जब हमारी क्लास अब्रप्ट हुई और बेकार हुई तब हम लोग ये समझ चुके थे। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन की तीन प्रॉब्लम थी, तीन लिमिटेशंस थी, जो मैं लिख दे रहा हूं। पहली बात तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया था विद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली प्रॉब्लम ये थी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड विद द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट और एनिमल दोनों में बात कल मैंने पढ़ा दी है, तो मैं दोबारा रिवाइज कराने नहीं जा रहा, बस केवल लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। ये भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की समस्या थी। और तीसरा लिमिटेशन जो था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में था, दैट वाज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई कर दिया गया। ये कल की क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी थी। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में
जो पहली समस्या थी दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर क्लासिफाइड विद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था. इट वाज गिवन बाय हैकेल. और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत जबरदस्त क्लासिफिकेशन था. और ये पहली बार लीनियस के क्लासिफिकेशन की जो पहली लिमिटेशन थी उसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया गया था क्लासिफिकेशन के दौरान. सो व्हाट वी नो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पहला किंगडम इन्होंने बना दिया था इट वाज प्रोटोटिस्टा. या फिर मैंने बोला था अगर दिक्कत लगे तो आप प्रोटिस्टा ही लिख दीजिएगा. और इस तरीके से यहाँ पर दूसरा किंगडम बना दिया गया था प्लांट, और तीसरा किंगडम बना दिया गया था एनिमल. जितना हम लोग को मालूम है कि ये तीनों किंगडम में अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल बोथ वर द मल्टी सेलुलर किंगडम. ये आपको याद रखना है कि ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और आपको ये भी याद रखना है कि प्रोटोटिस्टा जो था ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था. सॉरी, इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे. सो हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए, रखना ये चाहिए कि पहली प्रॉब्लम दैट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर these organisms were classified along with plant and animal in linear system. इनमें से यूनिसेलुलर हमने अलग कर लिए और मल्टीसेलुलर हमने अलग कर लिए. जब ऐसा हुआ, जब बेटा ऐसा हुआ, ओके, सो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई आप इसको समझने की कोशिश करिए. ओके ओके, सो इसमें क्या प्रॉब्लम आई आप उसको समझने की कोशिश करिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टीसेलुलर के साथ चले गए. आप देखिए, अब हमारे पास इस समस्या को सॉल्व करने के बाद तीसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट वाज द कोपलैंड क्लासिफिकेशन. कोपलैंड ने क्या किया था, यहाँ पर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. इट वाज नोन एज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान उन्होंने 4 किंगडम बनाए और वो आपको याद होने चाहिए, ये मैं पिछली बार पढ़ा चुका हूँ. वो क्लासिफिकेशन में उनका पहला किंगडम जो था वो उन्होंने बनाया था मोनेरा. और दूसरा किंगडम जो उन्होंने बनाया था इट वाज द प्रोटिस्टा, जो कि पहले से प्रेजेंट था. पहले से कैसे प्रेजेंट था, हैकेल ने प्रोटोटिस्टा के नाम से लिया था. और प्लांट किंगडम इन्होंने बना दिया था प्लांट किंगडम. और प्लांट के अलावा यहाँ पर चौथा किंगडम था एनिमल किंगडम. मैं इसी पॉइंट पर था और मैं यहीं पर से कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं और क्या क्या होता है. पहली बात आपको जान लेना चाहिए कि मोनेरा में कौन है. मोनेरा में सारे बैक्टीरिया हैं और साइनोबैक्टीरिया है. बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया या किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया होगा वो मोनेरा में होगा. प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एल्गी है, ये आपको जान लेना चाहिए. यूनिसेलुलर फंजाई है, ये भी जान लेना चाहिए. इवन यूनिसेलुलर एनिमल है जैसे कि प्रोटोजोआ भी इसी में, ये भी मैंने पढ़ा रखा था. फिर मैंने प्लांट किंगडम में आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर एल्गी है, नो डाउट. यहाँ फंजाई है, ये भी याद रखना पड़ेगा. यहाँ पर बेटा ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक सारे प्लांट हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था. याद रखना, एल्गी यहाँ पर मल्टीसेलुलर है, फंजाई भी मल्टीसेलुलर है, जो कि प्लांट किंगडम में रहने के लिए आपको मल्टीसेलुलर होना पड़ेगा. और एनिमल में वी स्टार्ट फ्रॉम पोरीफेरा, हमें पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक मेंबर रखने, ये मैंने आपको सिखाया था. फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था, चलिए, कि अब आप कोपलैंड के क्लासिफिकेशन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए. मैंने एक यहाँ लाइन ड्रॉ की थी, ये रही लाइन, और मैंने बोला था इस लाइन के इस तरफ अगर जाओगे तो आपको मल्टीसेलुलर लोग मिलेंगे. ये रही वो लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी कि इस तरफ सारे के सारे लोग मल्टीसेलुलर मिलेंगे. और मैंने बोला था इस लाइन के इस तरफ जितने लोग भी मिलेंगे ये यूनिसेलुलर मिलेंगे. सो पहला पॉइंट ये आ जाता है जो आपको सॉल्व करना है कि बताइए मोनेरा कैसा है, इट इज यूनिसेलुलर. कोई पूछे प्रोटिस्टा कैसा है, इट इज यूनिसेलुलर. अगर कोई पूछे प्लांट कैसा है तो आप बोलो मल्टीसेलुलर. कोई एनिमल पूछे तो आप बोलो मल्टीसेलुलर. तो जब कोपलैंड के प्लांट और एनिमल की बात करोगे तो प्लांट भी मल्टीसेलुलर, एनिमल भी मल्टीसेलुलर. और जब बेटा कोपलैंड के मोनेरा प्रोटिस्टा की बात करोगे दोनों यूनिसेलुलर. अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था
कि प्लीज ड्रॉ वन मोर लाइन, एक लाइन और ड्रॉ करिए, और वो ड्रॉ करिए मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में। और याद रखिए मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, ये शब्द याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक। और मोनेरा के बाद जितने लोग हैं, जितने भी हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल, ये सबके सब बेटा यूकैरियोटिक हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इतना याद रखते हो तो आप लीनियस की कुछ समस्याओं को सॉल्व कर पाते हो। लीनियस की पहली समस्या थी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ क्लासिफाई कर दिए गए थे, पर यहां देखिए यूनिसेलुलर अलग है, मल्टीसेलुलर अलग है। लीनियस की दूसरी समस्या थी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ क्लासिफाई कर दिए गए थे। यहाँ प्रोकैरियोट अलग है, यूकैरियोट अलग है। तो अगर आपके सामने ये पूरा चार्ट मिल जाए तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। किंगडम मोनेरा इज यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट। किंगडम प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर, यूकैरियोट। प्लांट इज मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट। एनिमल इज मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कौन कौन से किंगडम है यूनिसेलुलर, आपका तुरंत जवाब आना चाहिए मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से किंगडम है मल्टीसेलुलर, आपका तुरंत जवाब आना चाहिए प्लांट एंड एनिमल। मैं बोलूं कौन सा किंगडम है प्रोकैरियोट, आप बोलो सर मोनेरा। कौन सा किंगडम है यूकैरियोट, ऑल ऑफ देम, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल, दे आर यूकैरियोट। तो कितनी समस्याएं सॉल्व हुई। समस्या नंबर 1 सॉल्व हो गई। समस्या नंबर 1 क्या थी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर साथ साथ थे, यहाँ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग अलग है। समस्या नंबर 2 भी सॉल्व हुई, वहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक साथ साथ थे, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग। अब जब इतनी समस्याएं आप सॉल्व कर रहे हो तो अब आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी, दैट वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि बेटा न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन होता है ये 2 प्रकार का मेनली होता है। वन इज ऑटोट्रोपिक, अनदर वन इज हेट्रोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोपिक के भी 3 तरीके मैंने आपको सिखाए थे, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पीछे वाला लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो अब मैं आपको चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ एल्गी, इट इज ऑटोट्रोपिक, ए फॉर ऑटोट्रोपिक। ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म, इट इज ऑटोट्रोपिक। अगर मैं तुमसे बोलूं कि फंजाई कैसा है तो आप बोलोगे सर फंस गया फंजाई, बिकॉज इट इज हेट्रोट्रोपिक। यानी अभी समस्या नंबर 3 को सॉल्व नहीं किया गया। और समस्या नंबर 3 ये है कि ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक आज भी साथ साथ है और वो किंगडम प्लांट में। जब ऐसा हुआ तो अब आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। आइए हम लोग वो तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं कि जब आर.एच. विटेकर 1969 में आते हैं, अब यहां से हम लोग आज अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। 1969 ये वो ईयर है, वो साल है जब आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट आते हैं। और ये जो आर.एच. विटेकर हैं ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। इन्होंने कहा दुनिया में 5 किंगडम होने चाहिए। दिस इज नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाने के पहले 4 लिखूंगा और 4 किस तरीके से 5 में चेंज हुआ वो मैं दिखाऊंगा। चलिए एक एक करके मैं सारे किंगडम लिखता हूं। पहला किंगडम है मोनेरा। The first kingdom was मोनेरा। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, यहां पर हम लोग देख चुके हैं। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, वेरी गुड। तीसरा किंगडम आपके सामने था प्लांट, जो आपने पढ़ रखा था। और चौथा किंगडम था एनिमल। ये कॉपलैंड के 4 किंगडम की क्लासिफिकेशन है एनिमल। तो देयर आर 4 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। प्लीज इनको इलेबोरेट कर लेना बहुत जरूरी है। मोनेरा में सर बैक्टीरिया है, मेनली मैं बार बार वही लिख रहा हूं, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये रहा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच। मैंने बोला प्रोटिस्टा में क्या है, आपने बोला सर यूनिसेलुलर एल्गी है। मैं बार बार वही लिख रहा हूं तो कोई वजह तो होगी। यूनिसेलुलर फंजाई है और सर यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का मतलब है हमारे पास अमीबा है यहाँ पर,
और पैरामीशियम, इस तरीके के प्राणी, इस तरीके के एनिमल यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद आपने कहा सर प्लांट में कौन है, मैंने कहा बेटा प्लांट में एल्गी हैं, ओके थैंक यू वेरी मच। प्लांट में फंजाई हैं, आपने कहा थैंक यू वेरी मच सर, ये भी तो ठीक है। प्लांट में ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म है, ये तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, फिर क्यों लिख रहा हूँ, कोई वजह होगी, चलो देखते हैं क्या। और एनिमल किंगडम में आपने देखा कि एनिमल किंगडम में हम लोग पोरीफेरा से लगाते हुए कहां तक पहुंचे, कॉर्डेटा तक, सारे के सारे फाइलम यहां पर है, ये रहे वो। अब आप देखते हैं कि मोनेरा सॉल्व हो गया, प्रोटिस्टा सॉल्व हो गया, एनिमल सॉल्व हो गया, लेकिन प्लांट में एक प्रॉब्लम फंसी हुई है, और प्लांट की वो प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया था, ये फंजाई। बिकॉज एल्गा इज ऑटोट्रोपिक, ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म इज ऑटोट्रोपिक, तो इस फंजाई का क्या करें। क्लियर कट आरएच विटेकर ने कहा कि फंजाई को यहां से हटा दीजिए और फंजाई का एक अलग किंगडम बना दीजिए, और इस तरीके से एक अलग किंगडम की शुरुआत हुई, दैट इज नोन एज किंगडम फंजाई। सो यहाँ पर पांचवा किंगडम बना, किंगडम फंजाई। और इस तरीके से हमारे पास प्लांट में केवल क्या बचा, अब प्लांट में केवल बचते हैं एल्गी, फंजाई अगर यहां आ गया तो फिर बचा ब्रायो, एनिमल किंगडम का मामला सॉल्व हो गया, प्रोटिस्टा का भी मामला सॉल्व हो गया, प्रोटिस्टा का भी मामला सॉल्व हो गया, मोनेरा का भी मामला सॉल्व हो गया। अब सब अलग अलग हो गए, अगर सब अलग अलग हो गए तो सब में 5 किंगडम की शुरुआत किसने की, आरएच विटेकर, जिन्होंने दुनिया भर के सारे प्राणियों को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। So 5 kingdom classification. Okay. आया? हेलो, सही है? So इस तरीके से आप देखते हैं कि देयर आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और पांचों किंगडम आपके सामने हैं। अच्छा, अब मैं इन पांचों किंगडम की खास बात फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि आपकी बार आपको कोई कंफ्यूजन हो। देखिए मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और आप जानते हैं ये वो कौन सी लाइन है। आपको मालूम है इस लाइन के उस तरफ और इस तरफ क्या क्या है, मैं बार बार वही चीजें लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन इसको आप समझ के ही जाइए। इस तरफ सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, इसका मतलब फंजाई भी एक मल्टी सेलुलर किंगडम ही माना जाएगा, और फंजाई को मल्टी सेलुलर किंगडम माना गया। और इस तरफ सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। तो बताइए 2 किंगडम यूनिसेलुलर हैं, एक है मोनेरा और प्रोटिस्टा। 3 किंगडम ऐसे हैं जो है, कैसे 3 किंगडम ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। एंड देन अगेन एक लाइन आप और यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, और वो ये लाइन रही। इस तरफ वाला बंदा है प्रोकैरियोटिक, देखिए ये आप प्रोकैरियोटिक, सिंपल सी कहानी है। और इसके बाद वाले सारे के सारे बंदे हैं यूकैरियोटिक। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो इसका मतलब आप डिस्कशन या फिर पूरा का पूरा चैप्टर सही ढंग से सुन नहीं रहे। और फिर आप देखते हो कि फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है, एनिमल हेट्रोट्रॉपिक है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक अलग, हेट्रोट्रॉपिक अलग। तो आप देखते हैं फंजाई इज हेट्रोट्रॉपिक, एनिमल इट इज हेट्रोट्रॉपिक, ये देखिए। और अगर कोई पूछे प्लांट इज, तो आप बोलोगे प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक। तो याद रखना प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक, फंजाई इज हेट्रोट्रॉपिक, एनिमल इज हेट्रोट्रॉपिक। फिर आप बोलोगे फंजाई हेट्रोट्रॉपिक में कैसा है, तो आप बोलोगे सैप्रोफिटिक, यानी सड़ी गली चीजें खाता है, हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक। और अगर कोई पूछे एनिमल कैसा है हेट्रोट्रॉपिक में, तो आप बोलोगे एनिमल हेट्रोट्रॉपिक में है होलोजोइक।
होलोजोइक का मतलब जो 5 स्टेप में अपना नरिशमेंट ले, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो इस तरीके से आपको बोर्ड बहुत भरा हुआ दिखेगा, लेकिन आप सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं और आप बिना सोचे इनका जवाब दे पाए तो अब मैं समझूंगा मैंने सही पढ़ाया। जरा आप ध्यान से देखिए, मैं बोलूं यूनिसेलुलर किंगडम आगे आओ, कौन कौन आगे आएगा? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मैं बोलूं मल्टीसेलुलर किंगडम आगे आओ, कौन कौन आएगा? फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, तीनों आगे। फिर मैं बोलूं यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक आगे आओ, केवल मोनेरा आएगा। मैं बोलूंगा यूनिसेलुलर में केवल यूकैरियोटिक आओ, तो अब आप ये यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी नहीं आएंगे क्योंकि ये मल्टीसेलुलर है, तो बोलूंगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आगे आओ, तो कौन आएगा? प्रोटिस्टा। अगर मैं बोलूं मल्टीसेलुलर आगे आओ, 3 आ गए, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। और अगर मैं बोलूं मल्टीसेलुलर में ऑटोट्रॉपिक आगे आओ, कौन आ गया? प्लांट। अगर मैंने बोला मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक आगे आओ, तो फंजाई भी आगे आएगा, एनिमल भी आगे आएगा, तो बोलता है हेटेरोट्रॉपिक। और अगर मैं बोलूं मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक आगे आओ, फंजाई आगे आ जाएगा। अगर मैं बोलूं मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक होलोजोइक आगे आओ, तो एनिमल आगे आ जाएगा। इसका मतलब समस्या नंबर 3 भी सॉल्व कर दी गई। ऑटोट्रॉपिक, दैट वाज द प्लांट किंगडम, इसको अलग कर दिया गया हेटेरोट्रॉपिक लोगों से। हेटेरोट्रॉपिक कौन? फंजाई और एनिमल की लोगों की वजह से। इस तरीके से जो हमारी 3 प्रॉब्लम थी वो तीनों की तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अगर ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। सो आप क्या देख रहे हो? यस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये 5 किंगडम है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, आप जरा ध्यान से देखते जाइए। मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूं, आप और देखिए। यस, ओके। सो हमारे पास तीन बोर्ड आ चुके हैं। इनमें से ये किंगडम था, कॉपलैंड वाला किंगडम सिस्टम था, और ये वाला जो है बेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर साहब। सो आपने देखा कि कैसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में चेंज हुआ और किस तरीके से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। सो अगर आपको कहीं पर भी यहाँ समस्या आ रही है तो अब आप मुझे कुछ चीजें बताएं, तो मैं देखूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ। चलिए एक एक करके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक एक करके कोशिश करते हैं। आइए ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 समस्याएं थी, पहली समस्या थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फिर से बार बार वही पीछे चल रहा हूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ क्लासिफाई किए गए थे। आज ये वो समस्या जो थी ये 2 किंगडम में थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो समस्याएं थी वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सुधार दी गई। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये समस्या सुधार दी गई और सुधार करके हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग कर दिए। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग कर दिए। इसके अलावा आपको मालूम है दूसरी समस्या थी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म they were classified with eukaryotic organism। so prokaryotic और eukaryotic organism जो बेटा साथ साथ थे उनको भी अलग अलग कर दिया गया। और तीसरी जो समस्या थी हमारी that autotrophic organism, याद रखिए autotrophic organism, they were classified with the heterotrophic organism। तो हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग कर दिया गया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग अलग कर दिया गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग अलग कर दिया गया, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक को अलग अलग कर दिया गया। इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की 3 मेन बेटा बेसिस यही बने। मुख्य वजह 3 मेन बेसिस जो बनते हैं, 3 मेन बेसिस जो बनते हैं
क्लासिफिकेशन के, वो ये जो 3 प्रॉब्लम थी इनका सॉल्यूशन है। व्हाट आर द 3 मेन बेसिस? याद रखना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 3 मेन बेसिस में पहला बेसिस है, यस, इट इज नोन एज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है या तो बॉडी यूनिसेलुलर होगी या तो बेटा बॉडी मल्टीसेलुलर होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ही हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल। इसकी बेसिस पर 5 किंगडम को क्लासिफाई किया गया, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, कुछ लोग मल्टीसेलुलर हैं। या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ही बुक लिखती है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगली बार मैं आपसे पूछूं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि नहीं है, आप बोलो यस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ लोग यूनिसेलुलर और कुछ लोग मल्टीसेलुलर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप दूसरा बात लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल या फिर आप लिख सकते हो टाइप ऑफ सेल। दूसरा बेसिस है टाइप ऑफ सेल, और टाइप ऑफ सेल में आप लिख सकते हो या तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल हुई है या तो यूकैरियोटिक सेल हुई है, या तो कुछ सेल्स प्रोकैरियोटिक है या तो कुछ सेल यूकैरियोटिक है। सो टाइप ऑफ सेल में स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। और जो तीसरा बेसिस है इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ये 3 मेन बेसिस आपसे पूछे जाएं तो यही मुख्य 3 मेन बेसिस हैं जिनकी बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया। भूलिएगा मत, अगर मैं बोलूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की विशेषताएं और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस एक ही जैसी हैं, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस हैं, याद रखना, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की समस्याएं हैं वही समस्याएं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सॉल्व कर दी गई। और इसका मतलब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस वही बातें बनी। पहला बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नंबर ऑफ सेल। दूसरा बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज अ टाइप ऑफ सेल। तीसरा बेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो बंदा ऑटोट्रोपिक होगा या तो बंदा हेटेरोट्रोपिक होगा। अगर आप ये 3 मेन बेसिस समझ पाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा कि यार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते वक्त आपको ये 3 मेन बेसिस समझ में आ गए। चलिए अब मैं इन तीनों मेन बेसिस को एक एक करके हटाता हूं। सो याद रखना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो जो समस्याएं थी वही समस्याएं सॉल्व की गई। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आप उन सेंटेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपके सामने देखता हूं। अगर आप कर पाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको सही आया। सर ये जितने भी क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं इनके फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, एंड दीज ऑल आर रिलेटेड विद द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, उनका फिल इन द ब्लैंक्स लिखिएगा। नंबर 1 यूनिसेलुलर किंगडम। यूनिसेलुलर किंगडम मुझे पूरे पूरे लिख लेने दीजिए, फिर इसके बाद आप इन्हें फिल इन द ब्लैंक करते जाइए। यूनिसेलुलर किंगडम। इसके बाद दूसरा है मल्टी सेलुलर किंगडम। यस सर, आप समझ पाए मल्टी सेलुलर किंगडम कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके आगे मैं जगह दे रहा हूं आपको लिखने हैं। फिर मैं लिखूंगा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किंगडम। आप अगर इसे अंडरलाइन करके लिख पाएंगे तो मैं समझूंगा सही है। चौथा पॉइंट लिखूंगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम। क्या क्या जवाब आएंगे वो मैं आपके सामने देखता जाऊंगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम। पांचवा क्वेश्चन मैं यहां पर लिखूंगा, ये अंडर कर दे रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन लिखूंगा मैं, यस, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोपिक किंगडम। मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोपिक किंगडम। अब इसका फिल इन द ब्लैंक्स लिखिएगा। छठा क्वेश्चन में लिखूंगा मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोपिक किंगडम। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोपिक किंगडम। सातवां क्वेश्चन लिखूंगा मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोपिक होलोजोइक। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोपिक
होलोजोइक किंगडम। और आखिरी क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक। क्या आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये एक बार ट्राई जरूर करिए। जहां पर भी आप लोग देख रहे हैं, जहां पर भी आप इसे समझ रहे हैं, इसे ट्राई करिए और मुझे जवाब दीजिए। आपको ये जवाब मैं देख रहा हूं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में मैं देख रहा हूं। यस, यूनिसेलुलर किंगडम के आंसर क्या क्या होंगे? यस, दो आंसर हैं। पहला आंसर है मोनेरा और प्रोटिस्टा। पहला फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। ओके, मल्टी सेलुलर किंगडम के एग्जांपल, यस, 3 एग्जांपल है। फंजाई, प्लांट और एनिमल। बिल्कुल सही आपने बोला, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नाउ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। अभी यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों है, लेकिन मैं बोल दूं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक केवल एक, इट इज मोनेरा। और अगर मैं बोल दूं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर में दोनों है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, लेकिन मैं बोल दूं यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक केवल एक ही है, दैट इज प्रोटिस्टा। तो अब आपने बड़े आसानी से समझ लिया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा इशू है। यानी जब हम पहला बेसिस डिस्कस करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बता पाते हैं कौन सा किंगडम है यूनिसेलुलर और कौन सा किंगडम है मल्टीसेलुलर। सो आपने देखा यूनिसेलुलर किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर किंगडम फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। तो पहला बड़ा बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनिसेलुलर अलग और मल्टीसेलुलर अलग। लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर होने के बावजूद अलग अलग कैसे पढ़े जाएं? तो बेटा इनको अलग अलग पढ़ने के लिए हमने ले लिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दूसरा बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल या फिर टाइप ऑफ सेल। एक बंदा है प्रोकैरियोटिक और एक बंदा है यूकैरियोटिक। बताओ यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक कौन? मोनेरा, और यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक कौन? प्रोटिस्टा। यानी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की लड़ाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से सॉल्व हुई और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की लड़ाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल से सॉल्व हुई। तो बताओ कौन है प्रोकैरियोटिक? इट इज मोनेरा। कौन है यूकैरियोटिक? इट इज प्रोटिस्टा। और इस तरीके से आपने सॉल्व किया कि कुछ लोग यूनिसेलुलर, कुछ लोग मल्टीसेलुलर, और यूनिसेलुलर में भी कुछ लोग प्रोकैरियोटिक, कुछ लोग यूकैरियोटिक। इस तरीके से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका पहला इशू बना और स्ट्रक्चर ऑफ सेल दूसरा बेसिस बना। इधर आइए, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में केवल आया प्लांट। प्लांट ही ऐसा बंदा है जो मल्टीसेलुलर होने के बाद ऑटोट्रॉपिक है, और कोई नहीं आया। इसके बाद मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक, दो लोग आए, एक तो आए फंजाई और एक तो आए एनिमल। मल्टीसेलुलर में दोनों लोग हेट्रोट्रॉपिक ही हैं, फंजाई और एनिमल दोनों ही हेट्रोट्रॉपिक हैं। फिर इसके बाद आया मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक, केवल इसका आंसर आया एनिमल, क्योंकि होलोजोइक होना एनिमल का काम है। और फिर आया मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक, और इसका आंसर आया फंजाई। अगर आप लोगों ने ये आंसर लिखे हैं तो आप एकदम करेक्ट लिख रहे हो। और अब आप देखते हो कि जो तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है, पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो बनता है इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अब आप देखेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ सेल से केवल मोनेरा प्रोटिस्टा की लड़ाई समाप्त कर पाया, पर जब आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आप प्लांट, फंजाई और एनिमल को सॉल्व कर पाए। इवन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कुछ वैल्यूज बेटा मोनेरा में भी लगती हैं और प्रोटिस्टा में भी लगती हैं। इसलिए तीन मुख्य बेसिस होने के बावजूद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहला बेसिस,
स्ट्रक्चर ऑफ सेल दूसरा बेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीसरा बेसिस होने के बावजूद भी सबसे बड़ा बेसिस कौन बनता है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे भूलिएगा मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बोलूं कि बताओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस बताओ, तो आप बोलोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मैं बोलूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस, दूसरा बेसिस बताओ, आप बोलोगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा बेसिस बताओ, आपने बोला सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने बोला चौथा बताओ, आपने कहा सर चौथा आपने बताया नहीं, आपने मुझे बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने कहा अगर आप इतना याद कर लेते हो तो सन 2001 में ऑल इंडिया पीएमटी में आया क्वेश्चन शायद सॉल्व कर पाओ। अगर 2001 का आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो मेरा ये पढ़ाना सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, जो क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा है और अब मैं मिटाने जा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो तो अब आप क्वेश्चन, मेरा टॉपिक समझ पाए हो। ये क्वेश्चन है AIPMT 2001 का। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहो, आपके सर ये पेपर दे रहा था, मैं भी इस साल प्रिपेयर कर रहा था, तो ये पेपर मेरे सामने हुआ और इस पेपर का एक क्वेश्चन था, बोल रहे थे मेजर बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेजर बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेजर बेसिस, मुख्य बेसिस क्या है? इन्होंने पहला ऑप्शन दिया यस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यस, ये तो बेसिस होता है। मुझे लगा यार ये तो बेसिस होता है, ठीक है, मैंने कहा यस होगा। इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा ये भी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी भाई बेसिस होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तीसरा इन्होंने ऑप्शन दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने कहा ये भी होता है। अब मेरे मन में ये आया कि चौथा ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑल हो जाना चाहिए, और उन्होंने चौथा ऑप्शन जो दिया वो भयानक था, इट वाज नन ऑफ दीज। अब मैं ये पेपर दे रहा था और मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो फंस रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी बेटा एक बेसिस है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बेसिस है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बेसिस है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो यहां और होना चाहिए यार, नन क्यों होगा? लेकिन इन्होंने नहीं देखा कि मेजर बेसिस, दिस इज अ बेसिस, दिस इज अ बेसिस, दिस इज अ बेसिस, ऑल ऑफ देम आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन मुख्य बेसिस कौन सा है? इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हमें आंसर लगाना पड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ लोग लड़ेंगे कि सर बेसिस तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, यस आई एक्सेप्ट इट। सर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी है, यस सर आई एक्सेप्ट इट। फिर बोले मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तो है, हमने बोला यस सर वो भी है, लेकिन मुख्य वजह अगर आप देखोगे प्लांट इसी की वजह से क्लासिफाई है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई इसी की वजह से क्लासिफाई है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल इसी की वजह से क्लासिफाई है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी 5 किंगडम में 3 बड़े किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ ही। और मैं ये बोल रहा हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो प्रोकैरियोट में भी लगेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पेटा प्रोटिस्टा में भी लगेगा। इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हर जगह एप्लीकेबल है। और इस तरीके से 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन की वजह ये भी और ये भी होने के बावजूद भी आंसर गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मैं 2014 का भी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा, ये 2001 का है और 2014 का क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। उस अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो फिर हमारी स्टडी सही डायरेक्शन में जा रही है और हम लोग सही तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की इन सारे बेसिस को समझने के बाद एक छोटा सा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट सेल वॉल इन डिफरेंट प्लांट। सेल वॉल इन डिफरेंट प्लांट, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो आपको मालूम है कौन कौन बंदा सेल वॉल रख सकता है? यस, आपको मालूम है मोनेरा किंगडम के लोगों के पास सेल वॉल है। मोनेरा दीज आर बैक्टीरिया। सो हम सबको मालूम है बैक्टीरिया की कोशिका में सेल वॉल है। तो याद रखना मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है, यानी जनरली सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज की बनी है, लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। याद रहेगा पेप्टाइडोग्लाइकन।
यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। ये कॉम्प्लेक्स बेटा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। अगर आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा पेप्टाइडोग्लाइकॉन 3 मेन केमिकल का बना हुआ है, नाम और डैट। अब ये आउट ऑफ कोर्स है तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। वंस मोर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, ये तीनों मिलकर के पेप्टाइडोग्लाइकन बना रहे हैं। और अगर पेप्टाइडोग्लाइकन बना रहे हैं, so we can say this peptidoglycan is not cellulose, it is non-cellulosic। तो यानी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो है लेकिन सेलुलोज की नहीं बनी है, it is non-cellulosic, it is non-cellulosic। मेरा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया कि मोनेरा दे हैव सेल वॉल एंड सेल वॉल होने की वजह से दे आर non-cellulosic। इसके बाद मोनेरा के बाद मैं आपके सामने लेके चलता हूं फंजाई। मैं प्रोटिस्टा छोड़ रहा हूं, वो बाद में वापस आऊंगा। अब आता हूं फंजाई। यस, फंजाई डू हैव द सेल वॉल, फंजाई की भी अपनी सेल वॉल होती है। याद रखना फंजाई की सेल वॉल भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी है, और जो फंजाई की सेल वॉल बनी है ये काइटिन की बनी है, काइटिन। अब आपको बता दूं ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, और ये आपके कोर्स में भी है, जब बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा तब वहां पर पढ़ाऊंगा। सो ये काइटिन की बनी है, तो काइटिनस सेल वॉल बनी है। तो मतलब फंजाई की सेल वॉल भी नॉन सेलुलोजिक है। तो फंजाई की सेल वॉल के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बताइए इट इज नॉन सेलुलोजिक, इट इज नॉन सेलुलोजिक। अच्छा भाई, तो फंजाई की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक हो गई, बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक हो गई। नाउ हियर इज द प्लांट एल्गी, याद रखिएगा एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो एंड जिम्नो एंजियो, टेरिडो एंजियो जिम्नो, सारे के सारे प्लांट, यहां पर लिख दे रहा हूं रियल प्लांट किंगडम, इनके पास भी सेल वॉल है। मैं बोल दे रहा हूं इनके पास भी सेल वॉल है, लेकिन ये सेल वॉल बनी है सेलुलोज की। सो आप याद रखना दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, याद रखना दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अगर आपको दिखाई ना पड़े तो यहां पर लिख लीजिएगा दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। अब आप कहेंगे सर मोनेरा में सेल वॉल है, मैं बोलूंगा यस, किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, नॉन सेलुलोज। आप बोलेंगे फंजाई किंगडम में सेल वॉल है, बोलूंगा यस, किसकी बनी है, काइटिन की। आप बोलोगे सर प्लांट किंगडम में सेल वॉल है, मैं बोलूंगा यस, है किसकी, सेलुलोज की। अब 5 में से 3 तो सर आपने डिस्क्राइब कर दिए, अब बचते हैं 2। एक बचता है एनिमल। यस, एनिमल में सेल वॉल है एब्सेंट, एनिमल में सेल वॉल है ही नहीं। और फिर बचता है प्रोटिस्टा माय डियर, और प्रोटिस्टा का कोई अपना आकार नहीं है, क्योंकि प्रोटिस्टा में तो एल्गी जैसे लोग भी हैं, बस यूनिसेलुलर एल्गी जैसे लोग भी हैं। प्रोटिस्टा में तो फंजाई जैसे लोग भी हैं, और प्रोटिस्टा में तो एनिमल जैसे लोग भी हैं। तो प्रोटिस्टा के केस में मैं बोलूंगा सेल वॉल में भी प्रेजेंट, में भी एब्सेंट। प्रेजेंट होगी तो एल्गी जैसी भी हो सकती है, प्रेजेंट होगी तो फंजाई जैसे भी हो सकती है, क्योंकि प्रोटिस्टा का अपना कोई आकार नहीं है। प्रोटिस्टा में तो एल्गी जैसे लोग भी आ सकते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में तो फंजाई जैसे लोग भी आ सकते हैं, यूनिसेलुलर, और प्रोटिस्टा में तो प्रोटोजोआ भी आ सकते हैं जो कि एनिमल है, जिनमें सेल वॉल ही नहीं। सो प्रोटिस्टा में हैव सेल वॉल, में नॉट हैव सेल वॉल। अगर एनिमल जैसा प्रोटिस्टा है तो सेल वॉल नहीं होगी, फंजाई जैसा प्रोटिस्टा है तो काइटिन होगी, एल्गी जैसा प्रोटिस्टा है तो सेलुलोज होगी। तो अब आपको सेल वॉल एक चौथा बड़ा बेसिक मिल जाता है, बेसिस मिल जाता है।
आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं सेल वॉल क्यों पढ़ा रहा हूं। मैंने 3 बेसिस पहले लिखे हैं। पहला कौन सा बेसिस लिखा था? यस, इट वाज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस लिखा था? यस, इट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा बेसिस कौन सा लिखा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इसके बाद कोई पूछे कि और किसी बात पे बताइए जिसपे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट, इट इज सेल वॉल। तो अब आप बोलोगे कि ये सेल वॉल की बेसिस पर भी बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। अगर आप इतना सीख जाते हो तो मैं इसे मिटा देता हूं। अगर मिटा देता हूं, अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया है कि बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल हुई, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल हुई, तो आप बोलोगे बैक्टीरिया की सेल वॉल इट इज नॉन सेलुलोजिक एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। फंजाई की सेल वॉल इट इज नॉन सेलुलोजिक एंड काइटिन। और इसके बाद मैं बोलूंगा कि एनिमल में तो सेल वॉल ही नहीं है, प्रोटिस्टा में तो बेटा सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो अब अगर मैं लिखता हूं बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देखिए मैं बार बार वहीं घूम रहा हूं, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस बताइए। तो अब आपको डरना नहीं चाहिए, एक एक करके कम से कम 4 तो लिख ही देने चाहिए। पहला है सर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज इसे सही ढंग से समझिए। पहला बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी आल्सो नोन एज थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब है या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी या तो यूकैरियोटिक। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल का मतलब या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक। तीसरा मेजर बेसिस हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सबसे बड़ा बेसिस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस सर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिस हो सकता है। इसके बाद जो चौथा बेसिस हो सकता है इट इज सेल वॉल या नेचर ऑफ सेल वॉल। और बच्चों जो पांचवा बेसिस हो सकता है इट इज अ रिप्रोडक्शन, लिख लीजिए इट इज अ रिप्रोडक्शन। और छठा अगर बेटा 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन का बेसिस हो सकता है इट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये 6 मेन बेसिस हैं जिन पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है। अगर आप ये 6 मेन बेसिस याद रख लेते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रखना, नंबर 1 इज नोन एज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टाइप ऑफ सेल, नंबर 3 इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 4 इज नोन एज सेल वॉल, नंबर 5 इज नोन एज number 5 is known as reproduction and number 6 is known as evolutionary relationship। और अब मैं 2014 या 13 का क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता हूं। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे so we are going into right way। 2014 का क्वेश्चन है, ज्यादातर ये आंसर गलत लिखा हुआ है किताबों में, मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ, इसका आंसर गलत है किताबों में, आंसर में गलत है, टीचर्स ने भी गलत बताया। मैं आपसे पूछता हूँ, द क्वेश्चन वाज, ये है 2014 नीट का एक क्वेश्चन है, आई थिंक उस समय नीट चालू हो गई थी। नीट में शायद 2013 या 14, आप लोग देख लीजिएगा किसी एक साल में ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन मुझे याद रहते हैं, ईयर याद नहीं रहते। लिखा which of the following is not the basis of classification of 5 kingdom। which of the following is not a basis of 5 kingdom classification। नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से कौन सा, नीचे दिए गए बेसिस में से कौन सा बेसिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है। इन्होंने ए ऑप्शन दिया है, यस ए ऑप्शन दिया है, यस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया, थैंक यू। इन्होंने दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया है टाइप ऑफ सेल, ओके। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है रिप्रोडक्शन।
अब बड़ी बवाल, बहुत लड़ाई। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी तो लिखती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, सेल वॉल पे डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। और आप देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल या टाइप ऑफ सेल ऑप्शन में है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्शन में है, और रिप्रोडक्शन दिया गया और रिप्रोडक्शन ऑप्शन में। और क्वेश्चन पूछा गया है, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आपका दिमाग खराब, ये भी है, ये भी है, ये भी है, रिप्रोडक्शन भी है। इसलिए मैंने पढ़ाया था बच्चों कि पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की 3 मुख्य वजह बताओ। 3 मुख्य वजह में रिप्रोडक्शन नहीं था। 3 मुख्य वजह में से जो थी वजह थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहली वजह थी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल दूसरी वजह थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीसरी वजह थी। और उनमें भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी ये मेजर वजह थी, मेजर बात थी। तो इन तीनों को तो छोड़ ही नहीं सकते, और इन तीनों के रेस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इस तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें कोई एक ऑप्शन बेटा छांटना पड़े तो ये मत छांट लेना, क्योंकि ये तो था ही 3 मेजर में, ये भी 3 मेजर में, ये भी 3 मेजर में, तब इसका आंसर रिप्रोडक्शन जाएगा। और लड़िएगा मत, मुझसे बात मत करिएगा कि सर ये किसी टीचर ने ये बताया, किसी टीचर ने वो बताया। मैं जो बता रहा हूं मैं खुल के बता रहा हूं, यही होगा। क्यों? क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की 3 मुख्य वजह से आप दिमाग हटा ही नहीं सकते। आप यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की वजह हटा ही नहीं सकते, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को वजह से हटा ही नहीं सकते, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वजह से हटा ही नहीं सकते। क्योंकि एनसीईआरटी चीख चीख के कह रही है कि 3 ही लिमिटेशन थी लीनियस की। कौन? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन तीनों वजह को सुधार दिया गया। हो गई एक बंदा काला है सर, उसकी कभी सुधार दी गई, गोरा हो गया, तब गोरा होना उसकी स्पेशलिटी हो गई। ठीक इसी तरीके से जो समस्या थी वो सुधार दी गई। तो 3 मुख्य वजह हो सकती हैं, यस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें लड़ाई कोई मत करिएगा कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आपकी मर्जी है, ये आपका टॉपिक है और मैं आपका टीचर, मुझे जो आता है वो मैंने पढ़ाया। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आप भूले नहीं। दूसरा बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आप भूले नहीं। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप किसे देंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। इसके बाद सेल वॉल, मैंने देखा बैक्टीरिया में कैसी सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में कैसी सेल वॉल है, फंजाई में कैसी सेल वॉल है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और फिर ये 2014 का क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया सो आई एम गोइंग टू ओके रफ इट, आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं आपकी बुक में एक चार्ट दिखाता हूं। वो चार्ट अब आपके सामने मैं बुक से ही उठाता हूं। अगर आप इस चार्ट को पहले ट्राई कर लेते हैं मेरे साथ तो मेरा काम बन जाएगा। पहले हम लोग ट्राई करते हैं, फिर हम लोग चार्ट देखेंगे। अगर आपने बुक देख ली तो आप चोर हैं, अगर आप बुक नहीं देखे और मेरे क्वेश्चन का जवाब दे पाए तो आप लोग ठीक है। मैं यहां लिखता हूं प्रॉपर्टी, PROP मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज के आगे लिखता हूं मैं किंगडम मोनेरा, आपके सामने ये रहा मोनेरा। मोनेरा के बाद यहां पर लिखता हूं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद यहां लिखता हूं फंजाई, फंजाई के बाद यहां लिखता हूं प्लांट, और प्लांट के बाद यहां लिखता हूं एनिमल। और मैंने आपके सामने 5 बड़े बड़े किंगडम आपके सामने रखे हैं, और इन पांचों किंगडम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं which I am going to deal with। अगर आप ये के सारे की सारी प्रॉपर्टीज आप सही समझ पाए और आपने जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा आपको सही आता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी पेज नंबर 17 है जिसमें लिखा हुआ है सेल टाइप। प्लीज देखिएगा मत, देख लेंगे तो इसका मतलब है आपने चोरी कर ली। मैं बोल रहा हूं सेल टाइप, बताइए। मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक, fungi is eukaryotic, plant is eukaryotic and animal is eukaryotic। अगर आप देखें तो यही मिलेगा आपको, ये आपको सेल टाइप मिला। नाउ द सेल वॉल माय डियर, अगर आप सेल वॉल का मामला सॉल्व कर पाए तो देखूंगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है। बताइए सेल वॉल मोनेरा में कैसी है?
नॉन सेलुलोजिक, वेरी गुड, ये जवाब सही है, नॉन सेलुलोजिक। और नॉन सेलुलोजिक में भी वो पेप्टाइडोग्लाइकन की है, एकदम सही जवाब है पेप्टाइडोग्लाइकन। छोड़ दीजिए। प्रोटिस्टा में मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट, प्रेजेंट है तो ये कुछ भी हो सकती है, सेलुलोजिक भी हो सकती है, नॉन सेलुलोजिक भी हो सकती है, और एब्सेंट है तो है ही नहीं। अच्छा, फंजाई में कैसी है? नॉन सेलुलोजिक, यस वी नो दैट, नॉन सेलुलोजिक। और नॉन सेलुलोजिक में भी वो काइटिन की बनी हुई है, आपको मालूम। प्लांट में है सेलुलोजिक, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल, इट इज नोन एज सेलुलोजिक। और एनिमल में तो एब्सेंट है, ये हम सब जानते हैं और अभी अभी हमने सॉल्व किया। ये हो गया सेल वॉल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट जो आपने पढ़ा दिए। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर मैं पूछूं कि बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना किसका फीचर है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना किसका फीचर है? यूकैरियोट। और किसमें एब्सेंट है? प्रोकैरियोट। तो आप बोलोगे मोनेरा में तो सर एब्सेंट है, निगेटिव का मतलब एब्सेंट। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टी आपको बतानी थी क्योंकि सारे यूकैरियोट लोगों में ये प्रेजेंट थी और आपने समझा दी। इसके बाद उन्होंने बोला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज इसको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर से सॉल्व करिए। लिखा तो बहुत कुछ है पर आप मुझे बताइएगा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर से। मोनेरा कैसे हैं? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा कैसे हैं? यूनिसेलुलर। फंजाई कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। प्लांट कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। एनिमल कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक ने पांचवा जो स्टेप लिखा है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे पूरा विश्वास है आप सॉल्व कर दोगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको मालूम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का वेरियस है। मैंने वेरियस लिखा, इसका मतलब है ये ऑटोट्रॉपिक भी है और ये हेट्रोट्रॉपिक भी है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और कुछ हेट्रोट्रॉपिक है। प्रोटिस्टा में भी वेरियस है क्योंकि वेरियस का मतलब है प्रोटिस्टा फंजाई जैसा भी है, प्रोटिस्टा एल्गी जैसा भी है। तो अगर एल्गी जैसा है तो ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई जैसा है तो हेट्रोट्रॉपिक है, एनिमल जैसा है तो हेट्रोट्रॉपिक है। फंजाई कैसा है? इट इज हेट्रोट्रॉपिक और उसमें भी सैप्रोफिटिक, यानी सड़ी गली चीजें खाने वाले लोग हैं ये, हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक। प्लांट कैसा है आपको मालूम है? इट इज ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमल कैसा है? सर ये हेट्रोट्रॉपिक है, तो हेट्रोट्रॉपिक तो फंजाई भी था। फिर हेट्रोट्रॉपिक में ये लोग कैसे हैं? दे आर हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक, हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक। एंड दिस वाज द चार्ट गिवन इन योर एनसीईआरटी। और आपको मालूम है अगर आपको आता है तो वो चार्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपके सामने चलूं और आपके सामने चलने के बाद मैं वो क्वेश्चन निकालूं, ये वो पोर्शन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप जरा देखिए ध्यान से, यही वो पोर्शन है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने आया हूँ। देखिए सेल टाइप, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांट यूकैरियोटिक, एनिमल यूकैरियोटिक, जो आपने लिखा है। इसके बाद सेल वॉल, इन्होंने बोला नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन यही शब्द है पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए, नाम नाग नाम डैप। अब प्रेजेंट इन सम एब्सेंट इन सम, मैंने बोला था मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट, ये मैंने अभी भी लिखाया है। फंजाई विदाउट सेलुलोज, तो फिर किसकी बनी है सर? काइटिन की बनी है, यहां पर आप काइटिन लिख सकते हैं। प्रेजेंट है प्लांट में, सेलुलोज की बनी है, दैट इज सेलुलोजिक। एनिमल में एब्सेंट है, ये आपके सामने रहा। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, जिसको मैंने नेगेटिव लिखा है, बाकी सब जगह मैंने पॉजिटिव लिखा है। एवरीवेयर प्रेजेंट, व्हाई एवरीवेयर इज प्रेजेंट? बिकॉज़ सबके सब यूकैरियोटिक है। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर, सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में टिश्यू और ऑर्गन बन गए, मल्टीसेलुलर में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन माय डियर, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, और मैंने इतने सब के लिए लिखा है वेरियस। क्या लिखा है? वेरियस।
और यहां पर भी मैंने लिखा है वेरियस, यानी यहां पर भी वेरियस, यहां पर भी वेरियस, कई प्रकार का। यहां मैंने फंजाई में लिखा है हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, मेनली सैप्रोफिटिक। इसके बाद प्लांट में भी लिखा मैंने ऑटोट्रॉपिक, और एनिमल में लिखा हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक। मेनली कुछ बंदे सैप्रोफिटिक हो तो अलग बात है, मेनली ऑटोट्रॉपिक हो गया प्लांट और हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक हो गया। अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं और या फिर आप ये चार्ट देख रहे हैं, देखिए वही है। अगर मैं ये हटा दूं, अब आप देखिए वही बात। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही, बार बार कहीं भी दिक्कत आ रही, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि आप उसी चार्ट को दोबारा देख सकते हैं, द सेम चार्ट। आपके सामने जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मेजर बेसिस कभी लिखने आ जाएं, कभी मेजर बेसिस लिखने आ जाएं, सेल टाइप भी हो सकता है, सेल वॉल भी हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। लेकिन इन सब से बचने के लिए मैंने 6 लिखाए हैं। मेरे साथ एक बार बोलिए। नंबर 1 इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इज टाइप ऑफ सेल, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 4 इज सेल वॉल, नंबर 5 इज रिप्रोडक्शन, नंबर 6 इज यस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इस तरीके से आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मेजर बातें समझ पाए। कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझाया गया और किस तरीके से आपको आना चाहिए। अगर ये पॉइंट है, सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब मैं अगली पार्ट पे चल रहा हूँ। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं हम लोग। और अगला पार्ट ये है, ओके, अगला पार्ट ये है कि हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आगे बढ़ते हैं ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। इन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वीज। नो डाउट साइंटिस्ट का नाम आपकी बुक में नहीं दिया गया है, पर आप इसे लिख लेंगे। साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वीज। कार्ल वीज ने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बताया। 3 डोमेन सिस्टम, और इस 3 डोमेन सिस्टम को बताते बताते उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा छुआ है, छू करके आगे निकल गई है कि भाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कभी पूछ लिया जाए तो आपसे पूछा जाए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, किसने नहीं दिया, बस इतना याद रखना किसके आइडिया की वजह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पिक्चर में आया। इज अ कार्ल वीज। कार्ल वीज ने क्या किया मैं बताता हूं। कार्ल वीज ने 16S rRNA, ये rRNA याद रखना। व्हाट इज rRNA? ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। Where is rRNA is known as ribosomal RNA. Ribosomal RNA, ऐसा आरएनए जो राइबोसोम को बनाए। सही है। सो जो 16S rRNA है, जो राइबोसोमल आरएनए है, इसमें कुछ प्रेजेंट है जीन्स, कुछ जीन प्रेजेंट है। जो जीन प्रेजेंट है राइबोसोमल आरएनए पर, ये जो राइबोसोमल आरएनए की जीन है, दे टेल अबाउट द फाइलोजेनी। कैसे देती हैं इसको मैं जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। जब मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूंगा, और जेनेटिक्स पढ़ाते मैं पढ़ाऊंगा आरएनए वर्ड। अगर आप भूले नहीं हो, अगर आप थोड़े से भी रिपीटर हो, तो आपने पढ़ा है आरएनए वर्ड, और आपको बताया गया था इस दुनिया में पहला जेनेटिक मटेरियल कौन आया। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। आरएनए के बाद अगर कोई जेनेटिक मटेरियल आया डीएनए। तो अगर कोई तुमसे पूछे आरएनए और डीएनए में पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आप घबराइए मत, इट इज आरएनए। इसका मतलब इस दुनिया में आरएनए पहले आया, बाद में डीएनए आया। इसलिए आरएनए में जो प्रेजेंट जीन है वो सबसे पुरानी जीन है, और इसलिए आरएनए की जीन की बेसिस पर फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। सो हम आरएनए की प्रेजेंट जीन की बेसिस पर हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। और उन्होंने बोला, कार्ल वीज ने बोला, किंगडम विंगडम सब बेकार हैं, अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेसिस पर देखें,
अगर हम इवोल्यूशन की बेसिस पर देखें या फिर हम आरएनए में प्रेजेंट जीन की बेसिस पर देखें तो इस पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म केवल 3 डोमेन में बांटे जाएंगे। कितने डोमेन में? 3 डोमेन में। और ये 3 डोमेन क्या होंगे? पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको ये न रहे कि सर ने जल्दी से मिटा दिया। पहले लिखिए, साइंटिस्ट का नाम कार्ल वीज। कार्ल वीज ने सिस्टम दिया 3 डोमेन सिस्टम, और इन 3 डोमेन सिस्टम से हमें आइडिया मिला 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का। और इसको पढ़ाते वक्त उन्होंने क्या क्या पिक्चर दिमाग में लिया? पहली पिक्चर तो उन्होंने 16S rRNA की ली, यानी 16S rRNA इट इज अ प्रोकैरियोटिक आरएनए, और वो प्रोकैरियोटिक आरएनए राइबोसोम बनाता था। उसमें कुछ जीन्स थी, ऐसी जीन जो दुनिया में सबसे पहले आई। ऐसी जीन की बेसिस पर इन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस की और पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा। उन्होंने कहा कि हमारा पहला डोमेन और दूसरा डोमेन प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है। सुनिए, एक उन्होंने प्रोकैरियोटिक का ग्रुप बनाया, दूसरा यूकैरियोटिक का, और प्रोकैरियोटिक में भी 2 ग्रुप बना दिए। अभी आप घबराइएगा मत, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं। इन्होंने प्रोकैरियोटिक के बंदों को 2 पार्ट में बांट दिया। प्रोकैरियोटिक के जो बेटा 2 थे, एक बनाया उन्होंने आर्की बैक्टीरिया, एक डोमेन का नाम रखा आर्की, डोमेन आर्की। पहला डोमेन उन्होंने बनाया आर्की, और इस आर्की डोमेन में उन्होंने आर्की बैक्टीरिया रखे, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा डोमेन उन्होंने रखा बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। आर्की और बैक्टीरिया, एक था आर्की दूसरा बैक्टीरिया, और इसमें भी बेटा इन्होंने यू बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। और तीसरा डोमेन इन्होंने नाम रखा डोमेन यूकैरिया। तो एक डोमेन रखा आर्की, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया। तो डोमेन नंबर 1 इज आर्की, डोमेन नंबर 2 इज यू बैक्टीरिया, एंड डोमेन नंबर 3 इन्होंने नाम रखा यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब उस डोमेन में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट इज द ब्यूटी? जरा ब्यूटी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आया। प्रोकैरियोटिक इस दुनिया में एक ही किंगडम हुआ करता था, कौन? मोनेरा। तो उन्होंने मोनेरा को एक्चुअली 2 भागों में बांट दिया, आर्की और बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक किंगडम में 4 लोग हुआ करते थे, अगर आप भूले नहीं है तो। यूकैरिया के अंदर कौन कौन आया? प्रोटिस्टा आया। देखिए, यूकैरिया के अंदर आया प्रोटिस्टा, यूकैरिया के अंदर आया फंजाई, यूकैरिया के अंदर ही आया, यस, यूकैरिया के अंदर आया प्लांट, और यूकैरिया के अंदर ही आया एनिमल। सो मेरे बच्चों, अगर तुम इन्हें 4 किंगडम मान लो, देखो किंगडम नंबर 3, सॉरी, अगर आप प्रोटिस्टा को एक किंगडम मान लो, देखो ध्यान से, प्रोटिस्टा को एक किंगडम मान लो, फंजाई को एक किंगडम मान लो, प्लांट को एक किंगडम मान लो, एनिमल को एक किंगडम मान लो, तो 4 किंगडम ये है। और आर्की को एक अलग किंगडम मानो और बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम मानो, तो 4 और 2 6। इस तरीके से एक किंगडम उनके हिसाब से आर्की होना चाहिए, एक किंगडम उनके हिसाब से बैक्टीरिया होना चाहिए, एक किंगडम प्रोटिस्टा होना चाहिए, एक फंजाई होना चाहिए, एक प्लांट होना चाहिए और एक एनिमल होना चाहिए। यानी इस दुनिया को उन्होंने 6 किंगडम में क्लासिफाई करने की कोशिश की। और ये 6 किंगडम कौन कौन से होंगे? आर्की, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। बट उन्होंने ये 6 किंगडम के नाम नहीं सुझाए। उन्होंने जो सुझाया था वो ये था कि इस दुनिया में 3 डोमेन है। मेरे साथ बोलिए, पहला डोमेन आर्की, दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन इट इज यूकैरिया। The third domain is known as eukarya. Eukarya का मतलब all the eukaryotic organisms are included in eukarya. और इस तरीके से 6 किंगडम और 3 डोमेन
3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम। आप देखेंगे दुनिया में मोनेरा ही अकेला है जो प्रोकैरियोटिक था, और उसमें बैक्टीरिया भी थे, आर्की बैक्टीरिया भी थे, साइनोबैक्टीरिया भी थे, और इन्होंने इन डोमेन को अलग अलग कर दिया। आर्की अलग कर दिया, यू बैक्टीरिया अलग कर दिया, यू कैरिया अलग कर दिया। बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, आर्की या फिर आर्की बैक्टीरिया, यू कैरिया के अंदर 4 प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, तो 4 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 6। अब आप इन्हें देख लीजिए आराम से। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की नींव अगर किसी ने रखी है तो वो है कार्ल बीज, जिन्होंने कहा दुनिया को 3 डोमेन या 6 किंगडम में बांटा जाना चाहिए। सो दिस वाज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिस। 6 किंगडम के नाम आर्की, यूबैक्टीरिया, यूकैरिया, और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। सो आई थिंक यू गॉट इट कि 4 यहां से, 2 यहां से, टोटल 6 किंगडम की बात की। और अगर आप ना भूलें तो इन साइंटिस्ट का नाम मत भूलिएगा, ही इज कार्ल बीज। और अगर आप ना भूलें तो आप 16S rRNA को मत भूलिएगा, और अगर आप ना भूलें तो ये भी मत भूलिएगा 16S rRNA पे प्रेजेंट जीन है, और अगर आप ना भूलें तो ये भी मत भूलिएगा कि 16S rRNA की जीन जो होती हैं ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस कर देती हैं, और अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कभी तुम्हें पढ़नी पड़ जाए तो वो कौन कौन सी जीन होंगी? These are 16S rRNA gene which will give you 3 डोमेन के नाम, डोमेन आर्की, डोमेन यूबैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। फिर से बोल रहा हूं, 3 डोमेन आर्की, डोमेन यूबैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। और अगर कोई पूछे मोनेरा किंगडम को कितने डोमेन में बांटा गया, तो आप बोलोगे मोनेरा को अकेले 2 डोमेन में बांट दिया गया, और बाकी 4 लोगों को, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल को, केवल 1 डोमेन में बांटा गया, और वो डोमेन था यूकैरिया। और इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की नींव पड़ी। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को हटाते हैं। इस पॉइंट को हटा लेने के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस दे देने के बाद आपकी बुक ने एनालिसिस की है, और एनालिसिस करते वक्त इन्होंने दोनों सिस्टम को एनालाइज किया है। एक तरफ इन्होंने लीनियस का सिस्टम रखा है, और एक तरफ इन्होंने बेटा विटेकर का सिस्टम रखा है, विटेकर। और लीनियस और विटेकर के सिस्टम को आपस में एनालाइज किया। आरएच विटेकर का सिस्टम और लीनियस के सिस्टम को इन्होंने एक एक करके एनालाइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीनियस के सिस्टम को एनालाइज करते हैं। लीनियस का सिस्टम है वो है 2 किंगडम, और 2 किंगडम को एनालाइज किया गया फिर विद द रिस्पेक्ट टू 5 किंगडम। और इन्होंने कहा कि भैया इधर रहा प्लांट और इधर रहा एनिमल। बहुत सारी बातें लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं थोड़ी थोड़ी बातें लिखता हूं। एनिमल में एक किंगडम था प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में एक बंदा था अमीबा, और एक बंदा था पैरामीशियम। याद आया आपको? और फिर इसके बाद था पोरीफेरा से लेकर सीलेंट्रेटा, सॉरी पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक मैं कुछ एनालाइज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतनी सी बात लिख रहा हूं। फिर यहां पर इन्होंने लिखा एल्गी। एल्गी में यूनिसेलुलर और इसके अलावा मल्टीसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी में थे क्लोरेला, प्लीज मत भूलिएगा, यूनिसेलुलर एल्गी में है क्लोरेला, और यूनिसेलुलर एल्गी में था क्लेमाइडोमोनास, भूलिएगा मत। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। मल्टीसेलुलर में आप लिख लीजिए स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा फंजाई है प्लांट किंगडम में। इसके अलावा ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक है। यकीन मानिए मैं ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक रियलाइज करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास आर यूनिसेलुलर। Meanwhile, protozoa, amoeba, paramecium are unicellular.
यानी कि लीनियस सिस्टम में क्लोरेला क्लामाइडोमोनास प्लांट में है। लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास आर अंडर प्लांट। ओके, और फिर देखो अमीबा एंड पैरामीशियम आर अंडर एनिमल। इसका मतलब क्लोरेला क्लामाइडोमोनास प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं। पक्का? अब आते हैं विटेकर साहब, और विटेकर साहब ने पहला किंगडम बनाया मोनेरा। उन्होंने कहा मोनेरा से मुझे कोई डाउट नहीं, चलो मोनेरा प्रोकैरियोटिक हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रोटिस्टा में मेरे को बड़ी परेशानी है। प्रोटिस्टा में क्या क्या परेशानी है? प्रोटिस्टा में कोई भी बंदा यूनिसेलुलर हो बस वो आ सकता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो, बस वो यूनिसेलुलर हो प्रोटिस्टा में आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एल्गी आ सकते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब क्लोरेला आ सकता है, बोले यस आ सकता है। मैंने कहा क्लामाइडोमोनास आ सकता है, बोले यस आ सकता है। क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास दोनों को जगह मिल गई प्रोटिस्टा में। साथ में उन्होंने बोला यूनिसेलुलर एनिमल भी आ सकता है। तो मैंने कहा यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब है अमीबा और पैरामीशियम, बोले यस अमीबा और पैरामीशियम भी आ सकते हैं, बिकॉज वो प्रोटोजोआ को बिलोंग करते हैं और वो यूनिसेलुलर हुए। खैर, इसके आगे की कहानी आप समझते हैं। इसके अलावा फंजाई किंगडम था तीसरा, इसके अलावा प्लांट था, वो मैं पढ़ाने नहीं आया हूं। इसके अलावा एनिमल था, वो मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, वो आप पहले से पढ़ चुके हैं। वो क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? वो आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तुम क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास और अमीबा और पैरामीशियम को देखते हो तो वो दोनों अलग अलग किंगडम में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास प्लांट किंगडम में दिखाई पड़ते हैं और बेटा अमीबा और पैरामीशियम एनिमल किंगडम में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब आरएच विटेकर के सिस्टम में आप देखने जाते हो तो आरएच विटेकर में प्रोटिस्टा के अंदर ही आपको क्लोरेला क्लामाइडोमोनास दिखाई पड़ते हैं और उसी के अंदर आपको अमीबा पैरामीशियम दिखाई पड़ते हैं। व्हाई? बिकॉज क्लोरेला इज यूनिसेलुलर, क्लामाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर, अमीबा इज यूनिसेलुलर और पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर। कोई भी बंदा यूनिसेलुलर हो, मुंह उठा करके कहां चला है? प्रोटिस्टा, अगर वो यूकैरियोटिक है तो। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो, बस वो यूनिसेलुलर उसे कहां मिल जाएगी जगह? प्रोटिस्टा में। इसका मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब लीनियस का था तब ये दोनों अलग अलग थे, अमीबा पैरामीशियम अलग था, क्लोरेला क्लामाइडोमोनास अलग था। और जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर का हुआ, वहां पर बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल जाने की वजह से वो क्लोरेला क्लामाइडोमोनास अमीबा पैरामीशियम से जो अलग थे वो साथ साथ आ गए। यस, इसका मतलब जैसे जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदलेगा लोगों के प्लेस बदलते जाएंगे। तो बोलते क्या फ्यूचर में भी कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप खुद देखो ना, वो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया जो साथ साथ थे वो डोमेन सिस्टम में अलग अलग चले गए। आर्की अलग चला गया, यू बैक्टीरिया अलग चला गया, और वो चार लोग जो अलग अलग किंगडम में थे वो एक डोमेन में आ गए, दैट इज नोन एज यूकैरिया। इसका मतलब आने वाले समय पर अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदलेगा तो लोगों की प्लेस बदलेगी। जैसे यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेल वॉल ही थी केवल, इस वजह से जो लोग सेल वॉल रखते थे वो प्लांट माने जाते थे, जो सेल वॉल नहीं रखते थे वो एनिमल माने जाते थे और वो अलग अलग थे। पर यहां बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 6 चीजें आ गई। यस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसलिए जो लोग अलग अलग थे वो लोग साथ साथ आ गए। अब आपको लगेगा सर ये कहां लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक्चुअली वो पॉइंट पढ़ाना चाहता हूं कि ये कहां पर लिखा हुआ है। अगर आप वो पॉइंट पढ़ पाएंगे यस तो मुझे सही लगेगा। आप ध्यान से देखिए, यस मैं आपके सामने ये पोर्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यस, ये वो एनालिसिस पोर्शन है जो मैंने अभी अभी कराई आपके सामने। अब cell wall, when such characteristics were considered, the fungi were placed
इन अ सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई, और ये किंगडम फंजाई 5 किंगडम में था। All prokaryotic organism were grouped together under kingdom Monera। जितने प्रोकैरियोटिक लोग थे उन्हें मोनेरा में रखा। And the unicellular eukaryotic, most important, ध्यान सुनना, कोई भी बंदा यूनिसेलुलर है और साथ में यूकैरियोटिक है, organism were placed in kingdom Protista। यानी यूनिसेलुलर में तो दो लोग भी हैं, एक मोनेरा भी और एक प्रोटिस्टा भी, लेकिन प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में जाओ, यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा में आओ। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मैं आपके सामने अंडरलाइन करने जा रहा हूं, मेरे साथ अंडरलाइन करिए। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गा विद इन प्लांट। प्लांट किंगडम में रखे गए थे, और किसके प्लांट किंगडम में रखे गए थे? लीनियस के। लीनियस के प्लांट किंगडम में एल्गी के अंदर बेटा क्लोरेला भी रखा गया था और क्लेमाइडोमोनास भी रखा गया। वो बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गा विद इन प्लांट्स। प्लांट किंगडम, किसका प्लांट किंगडम? लीनियस के प्लांट किंगडम में रखे गए थे। हैविंग सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल थी, इस वजह से प्लांट किंगडम में रखे गए थे। अब क्या कर रहा है प्रोटिस्टा? पैरामीशियम और अमीबा which were earlier placed in animal kingdom। और कोई पूछे लीनियस के एनिमल किंगडम में कौन कौन था? बहुत सारे लोग थे, अमीबा भी था और पैरामीशियम भी था। तो बताओ अमीबा और पैरामीशियम पहले कहां थे? एनिमल किंगडम में। किसके? लीनियस में। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एक साथ लाकर रखे गए किस किंगडम के अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। दिस इज द लाइन, ये वो लाइन है, फिर से पढ़ रहा हूं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर Chlamydomonas chlorella earlier placed in alga within plant and both having cell wall with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lack cell wall। इन्हें पहले एनिमल किंगडम में क्यों रखा गया था? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। इन्हें प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया था? क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। इसका मतलब प्लांट और एनिमल सेल वॉल की बेसिस पर किसने क्लासिफाई किए थे? लीनियस। इसलिए लीनियस के हिसाब से क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास प्लांट है, अमीबा, पैरामीशियम एनिमल है। लेकिन विटेकर के हिसाब से क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास प्लांट नहीं है, अमीबा, पैरामीशियम भी प्लांट नहीं है। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम सब के सब यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, और उन्हें किसमें प्लेस करना चाहिए? प्रोटिस्टा। This is how it has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom। पहले के क्लासिफिकेशन में ये दोनों अलग अलग थे। This happened because the criteria for classification, criteria मतलब basis for classification changed, क्योंकि बेटा basis of classification change हो गया। This kind of changes will take place in future also, future में भी होंगे, and depending on the improvement in our understanding of the character and evolutionary relationship over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphology, physiology or reproductive similarity but it is also phylogenetic। What is phylogenetic? Evolutionary। इसीलिए कार्ल रीज ने 16SR RNA की बेसिस पर फर्दर क्लासिफाई कर दिया, 6 किंगडम बना दिए, 5 को 6 और 3 डोमेन बना दिए। उनमें केवल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, एनाटॉमी से रिलेशन नहीं है, वहाँ इवोल्यूशनरी बातें की गई हैं एंड बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशंस। सो आगे आने वाले जो क्लासिफिकेशन होंगे उनका बेसिस फिर बदल जाएगा, और अगर फिर से बेसिस बदल गया तो फिर से इनमें रीशफलिंग होगी। जो साथ साथ हैं वो अलग हो सकते हैं, जो अलग अलग हैं वो साथ आ सकते हैं। तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो सबसे मेजर पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, कल भी और आज भी। आज और कल दोनों समय पर मिलाकर मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मेजर पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की। आपको कैसा लग रहा है ये आप जरूर बताइए, जरूर बताइए, प्लीज बताइए, क्योंकि अगर आप लोग को सही लग रहा है तो ये तरीका बहुत अच्छा है, हम लोग इसे आगे भी कंटिन्यू करते रखेंगे। सो हियर इज द लीनियर सिस्टम।
Here is the RH Whittaker system. लीनियर सिस्टम में क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम अलग अलग थे. प्लांट क्योंकि ये सेल वॉल रखते थे और एनिमल क्योंकि ये सेल वॉल नहीं रखते थे. बाद में इन दोनों को बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया. एंड वन मोर थिंग, एक छोटी सी चीज और मैं बता देना चाहता हूं. फिर मैं एक एक करके सारे किंगडम पढ़ाने की कोशिश करूंगा. सी, छोटी सी बात है जो आप सबको जानना चाहिए. देखिए भाई, किंगडम मोनेरा, आपको लगेगा इतना है फिर भी हमसे क्वेश्चन कैसे गलत हो जाते हैं वो आप समझिए. किंगडम मोनेरा को हमने कहा कि तुम प्रोकैरियोटिक हो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई प्रोकैरियोटिक हो ही नहीं सकता जब तक 5 किंगडम की बात चलेगी. जब तक 5 किंगडम की बात चलेगी तुम प्रोकैरियोटिक हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं. फंजाई ने कहा हम, बोले यूकैरियोटिक हैं आप. अच्छा, एनिमल ने, प्लांट ने कहा हम, बोले भाई आप भी यूकैरियोटिक हैं. एनिमल ने कहा बस यस, मैंने कहा आप यूकैरियोटिक हैं. तो देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक हो गए और ये यूकैरियोटिक हो गए. प्रोटिस्टा को तो जगह ही नहीं मिलनी चाहिए थी. देखिए, मोनेरा इज यूनिसेलुलर, फंजाई इज मल्टीसेलुलर, प्लांट इज मल्टीसेलुलर, एनिमल इज मल्टीसेलुलर, ये सब के सब मल्टीसेलुलर है. मोनेरा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, फंजाई इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. भाई साहब आप भी यूकैरियोटिक हैं, प्लांट भी यूकैरियोटिक है, एनिमल यूकैरियोटिक है. तो फिर इस दुनिया में प्रोटिस्टा क्यों आया? प्रोटिस्टा इज नथिंग, ध्यान सुनना मेरी बात, प्रोटिस्टा एक रिफ्यूजी कैंप है. ये अजीब शब्द है, मैं ही यूज करता हूं, मेरे टीचर यूज करते थे, इस वजह से मैं यूज कर रहा हूं. प्रोटिस्टा एक रिफ्यूजी कैंप जैसा है. आप बोलोगे रिफ्यूजी कैंप का मतलब शरणार्थी कैंप जैसा है, जो कहीं से भी भगाया गया प्रोटिस्टा में है. अब सुनो, मोनेरा तो अपने आप पे संतुष्ट है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए प्रोकैरियोटिक बंदा प्रोटिस्टा में जा भी नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं. लेकिन अगर फंजाई से कोई भगाया जाए तो प्रोटिस्टा में जाएगा. प्लांट से कोई भगाया जाए तो वो प्रोटिस्टा में जाएगा, और अगर एनिमल से कोई भगाया जाए तो भी वो प्रोटिस्टा में जाएगा. तो आप पूछोगे सर फंजाई से कोई भगाया ही क्यों जाएगा? तो इस वजह से भगाया जाएगा क्योंकि फंजाई एक मल्टीसेलुलर किंगडम है, और मान लीजिए इस दुनिया में कोई यूनिसेलुलर फंजाई हुई तो वो कहां जाए? भाई फंजाई किंगडम में फंजाई जैसे लोग रहेंगे, लेकिन याद रहे वो मल्टीसेलुलर होने चाहिए. पर मान लो कोई यूनिसेलुलर फंजाई आए तो बेचारा जाए कहां? यहां तो जा नहीं सकता, तो उसे भगा दिया जाएगा फंजाई किंगडम से, तो वो कहां आएगा? प्रोटिस्टा. इसीलिए यूनिसेलुलर फंजाई जैसे लोग भी बेटा प्रोटिस्टा में. अब अगर प्लांट मल्टीसेलुलर है तो प्लांट में रहो, अगर यूनिसेलुलर प्लांट जैसे हो तो भगा दिए जाओगे. इसीलिए यूनिसेलुलर एल्गी, वैसे सारे एल्गी कहां पर हैं? प्लांट में, लेकिन यूनिसेलुलर एल्गी कहां भगा दिए गए? प्रोटिस्टा में. सारे एनिमल किंगडम में है, लेकिन यूनिसेलुलर एनिमल दैट इज प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटोजोआ है, उनको कहां भगा दिया गया? प्रोटिस्टा में. इसलिए प्रोटिस्टा की अपनी कोई बाउंड्री नहीं है. प्रोटिस्टा तो फंजाई जैसा भी है, प्रोटिस्टा तो एल्गी जैसा भी है, प्रोटिस्टा तो एनिमल जैसा भी है, और प्रोटिस्टा एक रिफ्यूजी कैंप है जिसे कहीं जगह ना मिले उसे भगा दिया जाए. कहां? प्रोटिस्टा. प्लांट से भगा गए प्रोटिस्टा में, फंजाई से भगा गए प्रोटिस्टा में, एनिमल से भगा गए प्रोटिस्टा में. अगला क्वेश्चन, फंजाई से भगाए ही क्यों गए? क्योंकि फंजाई में केवल कैसे लोग रह सकते हैं? मल्टीसेलुलर. आप भगाए इसलिए गए क्योंकि आप कैसे थे? यूनिसेलुलर. प्लांट से आप भगाए ही क्यों गए? क्योंकि आप कैसे थे? यूनिसेलुलर. एनिमल से आप भगाए ही क्यों गए? क्योंकि आप कैसे थे? यूनिसेलुलर. एंड दैट्स व्हाई हमने कहा कि हमारे बेटा प्रोटिस्टा की खास बात है, प्रोटिस्टा इज नथिंग बट इट इज अ रिफ्यूजी कैंप ऑफ फंजाई, प्लांट एंड एनिमल. एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे. सो बाय दिस वे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सारे पॉइंट धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं. और अगर धीरे धीरे ये पूरे होते गए तो अब 5 किंगडम को एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे. एंड द फर्स्ट किंगडम जो हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, इट इज किंगडम मोनेरा.
It is Kingdom Monera. So Kingdom Monera is the first kingdom जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा को कैसे डिटेल में पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया इज द मेन मेंबर ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया आर द मेन मेंबर और द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। पहला पॉइंट जो आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर एक स्टेप में कोई तुम्हें किंगडम मोनेरा की पहचान पूछे तो बोल देना दिस इज अ किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The kingdom of unicellular organism with prokaryotic cell. अगर कभी कोई पूछे व्हाट इज किंगडम मोनेरा, तो आप पूछना किंगडम, कोई बताए कोई पूछे तो बता देना किंगडम मोनेरा इज नथिंग बट किंगडम मोनेरा इज अ kingdom with the unicellular organism with prokaryotic cell। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट हो, मुझे बार बार ना बताना पड़े, ऐसी कोशिका जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बार बार क्यों लिखना पड़ रहा, क्योंकि आप लोग जब अजीब से क्वेश्चन मुझे भेजते हैं जिनका जवाब मुझे देते वक्त लगता है मैंने आपको शायद कुछ पढ़ाया नहीं। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनस, नो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। इनमें सेल ऑर्गेनल भी मेम्ब्रेनस नहीं होते, यानी यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। याद रहेगा, बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर है। इसके बाद मेरा एक तरीका है किसी भी किंगडम को पढ़ाने का। कुछ लोग जानते क्योंकि कुछ लोग पहले से मेरे साथ पढ़ रहे हैं। अदरवाइज देयर इज अ 8 पॉइंट सिस्टम। हम पूरे के पूरे किंगडम को 8 पॉइंट में पढ़ा देते हैं और इस 8 पॉइंट की बेसिस पर ही आपको सबको पढ़ना चाहिए। इन 8 पॉइंट सिस्टम में पहला पॉइंट है, किंगडम का पहला पॉइंट है कि जो भी मेंबर है उनका हैबिट एंड हैबिटेट आपको पता होना चाहिए। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो ये 8 पॉइंट जानते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज इसे लिख लें। जब भी मैं कोई किंगडम पढ़ाऊं, whether it is Monera, whether it is Protista, whether it is fungi, whether it is plant or animal, पांचों किंगडम केवल 8 पॉइंट में पढ़ाऊंगा, only 8 पॉइंट। The first point is habit and habitat, यानी आप इनके मेंबर में ये पता लगाएं कि ये कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद दूसरा पॉइंट है फॉर्म। फॉर्म में आप देखेंगे कि बंदा यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, बंदा प्रोकैरियोटिक है कि बंदा यूकैरियोटिक है। फॉर्म के बाद तीसरा पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये देखने में कैसा दिखाई पड़ता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई पड़ता है ये आप देख लें, समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट हो गया फॉर्म, तीसरी पॉइंट हो गई मॉर्फोलॉजी, चौथा पॉइंट हो गया एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड। एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, अंदर वाले स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पढ़ सकते हैं ना। इन 4 पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 5
इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बंदा ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है, ये देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6, इट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। So, पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है फॉर्म, तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, चौथा पॉइंट है एनाटॉमी, पांचवा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, छठा पॉइंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सातवां पॉइंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में किस इंपॉर्टेंस से आया है, यानी वो इस दुनिया की इकोसिस्टम में क्या फायदा पहुंचा रहा है, या उससे हमें कितना मुद्रा का फायदा हो रहा है। इकोनॉमी मतलब मुद्रा, इको मतलब इकोसिस्टम। और आठवां पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स। सी, अगर ये 8 पॉइंट कभी भी आपको याद करने में दिक्कत आ रहे हैं तो आप इसे कैसे याद रखेंगे। आप जिससे भी मिलते हैं इस दुनिया में, जिससे भी मिलते हैं, आप पहला परिचय देते हो, भैया कहाँ रहते हो। आप मुझसे मिले, लेट्स सपोज आप मुझसे मिले और आप मुझसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप कहाँ रहते हैं। आपने मुझे देख लिया, मेरा नाम पता कर लिया, मेरा नाम मान लीजिए किंगडम मुनेरा है, तो आपने बोला सर आपका नाम मुनेरा, आप रहते कहाँ हैं, व्हाट इज योर हैबिट एंड हैबिटेट। ओके, फिर आपने मेरा फॉर्म देखा ऊपर से नीचे तक मैं किस तरीके का हूं। फिर आपने मेरी मॉर्फोलॉजी देखी, मैं कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख रहा हूं। अगर मौका पड़े तो आप मेरा ऑपरेशन करके मुझे देख लीजिए, मेरा एनाटॉमी कैसा अंदर से कैसा दिखता है। तो ये हो गए आप कहाँ, आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपका फॉर्म क्या है, आपकी मॉर्फोलॉजी क्या है, आपकी एनाटॉमी क्या है। फिर आप पूछेंगे सर क्या खाते हैं, वेज की नॉन वेज, क्या मंगाया जाए आपके लिए। वेज नॉन वेज में ऐसे याद दिला रहा हूँ, आप तो देखा जाएगा ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक, आप अपना खाना बना लेते हैं कि आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आपने बोला सर लड़के बच्चे कितने हैं, फैमिली कैसी है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपने पूछा। फिर बोले सर आप इस दुनिया में क्या कर लिया है, डॉक्टर है, मास्टर है, क्या है आप इस दुनिया में, आपने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी। फिर आपने आज चलते चलते मुझसे पूछ लिया क्या सर आप जैसे और भी लोग हैं, आपके भी भाई हैं और जैसे लोग हैं, क्लासिफिकेशन आपका क्या, एग्जाम्पल क्या। इस दुनिया में किसी भी किंगडम, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ग्रुप के ये 8 पॉइंट हैं, और अगर ये 8 पॉइंट आपको आ जाते हैं तो आप कभी भी डरने वालों में से नहीं है, आप डरेंगे नहीं और आप चीजों को समझाते जाएंगे। चलो मेरे साथ ये 8 पॉइंट एक बार फिर से डिस्कस करोगे अलोंग विद किंगडम मोनेरा। चलिए हटाइए किंगडम मोनेरा, इनकी पहचान है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल, और याद रखना इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस इंसिपिएंट है, अच्छा न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साथ में इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। याद रखना बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर हैं। इसके बाद अगर कुछ देखना है तो 8 पॉइंट है। चलो मेरे साथ बोलते जाओ। नंबर 1 इज हैबिट एंड हैबिटेट। आप जहां भी है बोलते जाइए। नंबर 1 इज हैबिट एंड हैबिटेट। मैंने मिटा दिया है, अगर आप ये 8 पॉइंट बता देते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा। Number 1 is habit and habitat. Number 2 is form. Number 3 is morphology. Number 4 is anatomy if required. Number 5 is mode of nutrition. Number 6 is mode of reproduction. Number 7 is ecological importance. And number 8 is classification and example. अगर इतना है तो अब किंगडम मोनेरा को इन्हीं 8 पॉइंट की बेसिस पर देखते हैं। अब देखना किंगडम मोनेरा आपके उंगलियों में आ जाएगा, आप इन्हें अपनी उंगलियों में गिन पाएंगे। किंगडम मोनेरा की सारी बातें फिंगर्स में आप काउंट कर पाएंगे। किंगडम मोनेरा पहला पॉइंट, सोल मेंबर्स यानी मेन मेंबर्स जो हैं दे आर बैक्टीरिया, एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया शब्द सुना, मोनेरा में रख देना। आर्की बैक्टीरिया मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा, बस आप बैक्टीरिया सुनिए और मोनेरा में रख दीजिए। सोल मेंबर आर बैक्टीरिया, याद रखना। और इनका परिचय है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ये परिचय।
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ इसके बाद 8 पॉइंट। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। देखिए मैं एक एक करके आपको सिखा रहा हूं। हैबिट एंड हैबिटेट, बताओ जो मोनेरा के मेंबर हैं वो कहां रहते हैं और कैसे रहते हैं? आंसर, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी। वो लगभग हर जगह पर रहते हैं। आपको ये लैंड में मिलेंगे, आपको ये वाटर में मिलेंगे, आपको ये एयर में मिलेंगे, लैंड में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, एयर में मिलेंगे। आपको ये एक्सट्रीम हैबिटेट में मिलेंगे। याद रखना, एक्सट्रीम हैबिटेट, जहां दुनिया बंदा और कोई रह नहीं सकता, वहां पर भी मिलेंगे बैक्टीरिया। वो चीज है वो कहीं भी मिल सकता। अब आप बोलेंगे एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब, ये आपको गर्म पानी की धाराओं में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स। ये आपको सॉल्टी एरिया में मिलेंगे, नमक में मिलेंगे, सॉल्टी एरिया में मिलेंगे। यकीन मानिए ये आपको एसिड में मिल सकते हैं, इनसाइड एसिड। मैं अक्सर एक मजाक में बात करता हूं, पर मजाक में भी वो सत्य बात है। ये आपके हाथ में मिल सकते हैं, ये आपके दांत में मिल सकते हैं, ये आपकी आंत में मिल सकते हैं। हाथ, दांत, आंत। आंत मतलब इंटेस्टाइन, आपकी बॉडी में मिल सकते हैं। हाथ का मतलब बॉडी में मिल सकते हैं। स्किन में मिल सकते हैं, आपकी स्किन में हजारों बैक्टीरिया पड़े हुए। आपके टूथ में मिल सकते हैं, दांत में मिल सकते हैं, माउथ में मिल सकते हैं। इस समय पर ही आप रोज रोज मम्मा आपको मंजन इसीलिए कराती है, ब्रश इसीलिए कराती है कि वो बैक्टीरिया सांपों के बाहर आ जाए। ये आपको इंटेस्टाइन में मिल सकते हैं। आपने सुना होगा ई कोलाई। कोलाई का मतलब होता है कोलॉन, ऐसा बैक्टीरिया जो कोलॉन में रहे। एस्चेरिचिया कोलाई, एंड कोलॉन इज द पार्ट ऑफ छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोजेक्ट की बात है। तो बताइए ये दुनिया में कहीं मिल सकते हैं, लैंड में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, एयर में मिल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिल सकते हैं, सॉल्टी एरिया में मिल सकते हैं, एसिड में मिल सकते हैं, बेस में मिल सकते हैं, बॉडी में मिल सकते हैं, टूथ में मिल सकते हैं, माउथ में मिल सकते हैं, इंटेस्टाइन में मिल सकते हैं। इतने माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोपिक। इनका हैबिट कैसा है? हैबिट, हैबिटेट तो ये हो गया, हैबिट कैसा है? ये माइक्रोस्कोपिक है, not visible by naked eye। ये आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसका मतलब विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। आप इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करिए। और माइक्रोस्कोप आप जानते हैं क्या होती है? माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर माइक्रोस्कोपिक। बहुत छोटे छोटे हैं, एक कोशिका को देखना वैसे भी नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक है। सो मैंने अभी पहला पॉइंट डील किया हैबिट एंड हैबिटेट, और अभी ऐसे 7 पॉइंट है। हैबिट एंड हैबिटेट में आपने देखा क्या क्या, जो कुछ लिखा है सब एनसीईआरटी के अंदर का है। इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं जो एनसीईआरटी के बाहर की हो। तो चलो मेरे साथ बोलो, किंगडम मोनेरा सोल मेंबर बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। 8वें पॉइंट में पहला पॉइंट पढ़ा हमने हैबिट एंड हैबिटेट। एंड हैबिट एंड हैबिटेट में हमने बोला कि ये सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन में ये माइक्रोस्कोपिक इनका हैबिट है। इसके बाद ये लैंड में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, एयर में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, साल्टी एरिया में मिलेंगे, एसिड में मिलेंगे, कई बेसिस में भी मिलते हैं, एसिड में मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको इंटेस्टाइन में मिलेंगे, माउथ में मिलेंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। इतने सर्वव्यापी, एवरीवेयर, आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, माउथ में, स्किन में, कहीं भी मिलेंगे। ना हैबिट एंड हैबिटेट के बाद मोनेरा का जो दूसरा पॉइंट है, इट इज अ फॉर्म। वो दूसरा पॉइंट पूछते हैं सर फॉर्म बताइए। तो फॉर्म बताते वक्त आप सीधे बोलिए दे आर यूनिसेलुलर।
and they are prokaryotic. ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक हैं। और फॉर्म के बाद तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी। ये कैसे दिखते हैं, प्लीज बताइए, ये दिखते कैसे। अब आपको मैं मॉर्फोलॉजी इनकी डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, they are unicellular, cell like structure. This is a unicellular structure. And this unicellular structure have so many, पूरी सेल में बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। It is a cytoplasm. अब देखते जाइए मैं इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको जो जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं याद रखते जाइए। And they have incipient nucleus. मैं कैसा भी बनाऊं, आप यहां पर लिखिएगा सर्कुलर डीएनए। इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर है, बना रहा हूं दिखाने के लिए, सर्कुलर डीएनए। और जिस रीजन में पड़ा है उस रीजन का नाम है, यस, न्यूक्लियोइड रीजन। ओके, अगला पॉइंट, they have outer cell wall. ये रही वो सेल वॉल। And the cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. Okay, one more. Sometime outside the peptidoglycan they have polysaccharide covering. This outside covering, if it is loose, it is known as slime layer, and if it is hard, it is known as capsule. Slime layer or capsule. Okay, now one thing more, they have ribosomes and non-membranous cell organelle. इनमें राइबोसोम है, non-membranous cell organelle है बेटा, non-membranous cell organelle। Okay, sometime these bacteria may have flagella. If flagella is present, the bacteria is motile. If it is absent, it is non-motile. They may have flagella. If flagella is present, bacteria is motile. It is absent, it is non-motile. इसके अलावा their cell wall, it is a ray diagram, not the real diagram, may have pili, rod-like structure. These are known as pili. तो किसी भी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। पहली बात तो इनमें सेल वॉल होगी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। इसके अलावा इनका साइटोप्लाज्म होगा, इनका न्यूक्लियस इंसिपिएंट होगा जो न्यूक्लियोइड रीजन में पड़ा होगा। इनमें डीएनए जो होगा वो सर्कुलर होगा। मैंने कैसे भी बनाया, बस आप इसे सर्कुलर समझिएगा। समटाइम दे हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आल्सो। circular extra chromosomal DNA.
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, and this extra chromosomal DNA is known as plasmid. So एक इनका सर्कुलर डीएनए हो गया और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, that is known as plasmid. और यही वो प्लाज्मिड है बच्चा जो आगे चल के हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम इस प्लाज्मिड की बातों को यूज करेंगे। ओके, सो बाय दिस वे मॉर्फोलॉजी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। ओके, अब ये बना रहने देते हैं और ये एरिया खाली करते हैं। तो बताओ, मोनेरा में बी यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक एंड देयर मॉर्फोलॉजी इज लाइक दिस। ये आपके सामने मॉर्फोलॉजी है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में इनके शेप्स वेरी कर सकते हैं। हर बंदा ऐसा ही होगा, इतना ही सारी चीजें रख सकता है। कैप्सूल में प्रेजेंट में एब्सेंट, ओके, फ्लैजेला में प्रेजेंट में एब्सेंट, बट इनके शेप्स वेरियस हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया 4 बेसिक शेप्स में आते हैं। 4 बेसिक शेप, 4 बेसिक शेप्स में बैक्टीरिया इस दुनिया में प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है, क्या मैंने सर्कुलर बोला? नो, मैंने सर्कुलर नहीं बोला। जैसे ये कंगन, ये चूड़ी है, सर्कुलर हो सकती है, लेकिन दिस इज नॉट स्फेरिकल। बॉल इज स्फेरिकल। सो मैं बैक्टीरिया को सर्कुलर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं सम टाइम द बैक्टीरिया आर स्फेरिकल। स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल हुए तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कोकस। Sometime bacteria may be rod shaped. Rod shaped. अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड हुए तो इन्हें हम लोग बोलेंगे बैसिलस। बैसिलस। Sometime bacteria may be comma shaped. कॉमा शेप, जैसे कॉमा लगाते हैं आप, उस शेप का भी हो सकता है। एंड दीज बैक्टीरिया आर नोन एज विब्रियो। If the bacteria is comma shaped, it is known as vibrio. And sometimes the bacteria are spiral. रिबन शेप और स्पाइरल, जैसे बेटा फीता होता है वैसा। अगर स्पाइरल हुए तो इन्हें बोलेंगे स्पाइरुलम। So bacteria may be coccus, may be bacillus, may be vibrio, may be spirulum। और चाहे स्फेरिकल हो, उसमें भी यही सारी चीजें मिलेंगी। अब यही स्ट्रक्चर में गोल गोल बना दूं, the same thing will be in sphere। अगर मैं यही शेप रॉड शेप बना दूं, अब मैं इसी पूरी सेल को कॉमा शेप बना दूं और इसी पूरी सेल को स्पाइरल बना दूं, इसका मतलब उनका भी साइटोप्लाज्म ऐसा होगी, इनकी भी पेप्टाइड और ग्लाइकन वैसे ही होंगे। इनमें भी फ्लैजेला में भी प्रेजेंट में भी एब्सेंट, इनमें भी कैप्सूल में भी प्रेजेंट में भी एब्सेंट। तो इसका मतलब है शेप, मॉर्फोलॉजी का शेप कुछ भी हो सकता है। देयर में बी स्फेरिकल, देयर में बी रॉड शेप, देयर में बी कॉमा शेप, देयर में बी स्पाइरल। ओके, और एक दो चीजें जो एक्स्ट्रा बेटा एनसीईआरटी से बाहर है वो सीख लीजिए, और फिर इसके बाद मैं समझूंगा कि आप शेप की चीजें समझ पाए। ठीक है, अगर कोई भी चीज चेन में हो, लाइक चेन में ऐसे, तो हम एक शब्द यूज करते हैं स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो। और अगर कोई चीज बंच में हो, ग्रुप में हो, बंच में, जैसे अंगूर का गुच्छा हो, इसके लिए शब्द यूज करते हैं स्टैफिलो। स्टैफिलो। अब आपको देखना है, सीरियस,
ये रहा कोकस, ये रहा कोकस, ये रहा कोकस, और कोकस अगर चेन में है इट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस, चेन स्ट्रेप्टो, और कोकस मतलब कोकस। अच्छा अब इसको बता दो तो मैं जान जाऊं। ये रहा रॉड शेप्ड, ये भी रॉड शेप्ड, ये भी रॉड शेप्ड। अब बताइए इसे क्या बोलेंगे? ये बंदा है बैसिलस लेकिन है चेन में, इसका नाम रखेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। सेब कोकस की है और चेन में, दैट्स व्हाई स्ट्रेप्टो। सेब बैसिलस की है, चेन में, दैट्स व्हाई स्ट्रेप्टोबैसिलस। नाउ अगेन से दिस formation is staphylo but they are coccus, तो इन्हें बोलेंगे staphylococcus। why it is known as staphylococcus? because ये बंच में है इसलिए स्टैफिलो, और सेब कैसी है? कोकस, that's why it is known as staphylococcus। और अगर ये पहचान लो तो काम ही बन जाए। बचाइए ये क्या है? बंच है, और किसका बंच है? बैसिलस का, so that's why it is known as Staphylobacillus। so आप देखिए स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो, स्पाइरल है तो स्पाइरुलम, और इनके कंबाइंड से चेन में whenever there is a chain it is staphylo, whenever there is a bunch it is known as staphylo, if the coccus is in chain it is known as streptococcus, if the bacillus in the chain it is known as streptobacillus, if a coccus is in a bunch it is known as staphylococcus, if a bacillus in a bunch it is known as staphyloBacillus। and there are so many, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आएंगी। सो आपने देखा मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया हैबिट एंड हैबिटेट, मैंने आपको पढ़ाया फॉर्म, और मैंने आपको पढ़ाई मॉर्फोलॉजी। अभी 3 पॉइंट पढ़ाए हैं और 5 बाकी हैं। अगला पॉइंट है एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड यू नो दैट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल। आज की क्लास कैसी रही? आप लोग मुझे बताइए, आप लोग का नाम भी मुझे सेव करना है, आप नए बैच के लोग हो, तो आप लोग अगर अपना नाम और अपना बेटा नाम के साथ आप लोग मुझे इस नंबर पे भेजते जाएंगे कि सर मैंने एडमिशन ले लिया, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, और नंबर सेव कर लूंगा तो कभी कभी मुझे पीडीएफ सेंड करनी होगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9319055284, तो इसमें मुझे कुछ पीडीएफ वगैरह भेजनी होगी, कुछ असाइनमेंट भेजने होंगे अपार्ट फ्रॉम योर ऐप। सो आज आप लोग ये जान बिल्कुल आराम से कर लीजिए, इस नंबर पे मुझे हाय लिख करके भेजिए और बता दीजिए कि सर मैं न्यू बैच का हूँ। हाय नाम न्यू बैच, मैं आपका नाम और न्यू बैच अपने फोन में बेटा स्टोर कर लूंगा। स्टोर करने से फायदा क्या होगा कि मैं आपसे आगे जो भी बातें कन्वर्सेशन कर पाऊंगा व्हाट्सएप के थ्रू भी कर पाऊंगा। तो कई बार आपकी कुछ समस्याएं हो जाती हैं जो मैं इन लाइव क्लासेस में नहीं ले पाता हूं, तो उस तरीके से आ पाएगा। और प्लीज बताइए आपको क्लास कैसी लगी, कुछ सुधार चाहते हैं? अगर आपको वाकई अच्छी लगी एनसीईआरटी देखते जाइए, इस नंबर पे मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास हम लोग इसके आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।